नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में एनसीपी को बहुत बड़ा झटका लगा है और उनके एक बड़े लीडर छगन भुजबल की ईडी ने लगभग 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह आपको बताऊं, कार्रवाई तब की गई है जब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर उथल पुथल मची हुई है उद्धव ठाकरे की एक कार्रवाई को लेकर। और उन्होंने अभी हाल ही में नारायण राणे को गिरफ्तार किया था केवल इस बात को लेकर कि उन्होंने कुछ अपशब्द उद्धव ठाकरे के बारे में बोले। इसको लेकर राजनीति में अभी भूचाल आया ही था कि ईडी की इस कार्रवाई से एनसीपी खेमे में बड़ी खलबली मची है। 100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति जब्त हुई है, यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है। 2005-2006 के केस में ये केस दर्ज हुआ था उस समय, और केस था पुराना कि जब ये छगन भुजबल पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस समय इन्होंने एक कंपनी थी केएस चमनकार इंटरप्राइजेज कंपनी को बिना टेंडर इन्होंने पीडब्ल्यूडी के ठेके दिए थे। अनियमितता बरती गई थी और उसकी एवज में करोड़ों रुपए की संपत्ति इन्होंने बनाई थी। उस संपत्ति की जांच की ईडी ने, और जब इनसे जवाब तलब किया तो ये उसके बारे में बोल नहीं पाए और इन्होंने ये कहा ये संपत्ति मेरी नहीं है। तो नहीं है तो ईडी ने जब्त कर ली और इसलिए 100 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। इसके मामले में कुछ टेम्परेरी तौर पर इनके जो भवन थे, निर्माण थे, उनको भी ईडी ने अटैच किया है। और अब इस मामले में जब ईडी कोर्ट में सारे मामले को रखेगी, निश्चित रूप से छगन भुजबल की गिरफ्तारी भी अब तय है। और गिरफ्तारी की तलवार पहले से ही आपको बताएं कई मंत्रियों पर इनके लटकी हुई है। लगभग 70 से ऊपर विधायक ऐसे हैं उद्धव सरकार में जिनके खिलाफ कोई ना कोई केस चल रहा है। और अभी हमने देखा कि अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। परिवहन मंत्री के ऊपर आरोप लगे, उनके ऊपर केस है और सीबीआई का केस चल रहा है। और इस तरह से कई सारे घपले घोटालों के बीच पुलिस डिपार्टमेंट से चीजें खुलकर आई थी कि किस तरह से पुलिस विभाग में सचिन वजय नाम का एक अधिकारी, जिसकी पैठ, जिसका जो निकटता है वो उद्धव ठाकरे से बताई जा रही है क्योंकि वो शिवसेना के प्रवक्ता रहे थे। और वो बताया जा रहा है जिस तरह से चीजें खुलासा हुआ कि वो पैसे उगाही करके आम जनता से और वो मंत्री को दे रहे थे। अब वो पैसा कहां कहां जा रहा था, इसकी जांच सीबीआई करने में लगी हुई है। तो इस केस में जांच चल रही है। उधर एनसीबी वहां आए दिन खुलासे कर रही है। जो नशे का कारोबार महाराष्ट्र के अंदर चलता है उसमें इन्वॉल्वमेंट किन किन लोगों की है, कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो एक खतरे की घंटी उद्धव सरकार के लिए है। और इसी बीच नारायण राणे को जिस तरह से गिरफ्तार किया है अपशब्द बोलने को लेकर, नारायण राणे ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में जो खुलासे किए, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो शिवसेना है, आज की डेट में जो शिवसेना है, इसको बनाने के लिए मैंने भी मेहनत की है, लेकिन जिस तरह से ये शिवसेना का दुरुपयोग किया जा रहा है, मेरे खिलाफ ये हमले किए, बीजेपी दफ्तर पर हमले हुए, और जिस तरह से आज शिवसेना का कल्चर है उसमें मेरे खिलाफ जो ये कार्रवाई करवाई जा रही है, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। और ये सरकार के लिए अब बात है कि ये किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने, कोई थाने को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो है नेशनल मुद्दा है, मैं केवल राज्य तक सीमित नहीं हूं। यानी उन्होंने एक इशारा भी किया कि अब उद्धव ठाकरे की जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब नारायण राणे निश्चित रूप से और त्वरित गति से, तेजी से और तीखे बाण अब चलाने वाले हैं। और यूं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा बोल दिया कि उद्धव ठाकरे ये सब जो कर रहे हैं मेरे खिलाफ, वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि उनका बेटा दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस में फंस रहा है। यहीं आपको बताएं, उन्होंने कहा कि मोदी जी की जो आशीर्वाद यात्रा है उसके बारे में हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर उस यात्रा को चला रहे थे जिसका मैं प्रमुख था, और उसके कारण मोदी जी की लोकप्रियता लोगों तक पहुंच रही थी, क्योंकि मोदी के द्वारा जो काम किया गया सरकार के उसको हम जन जन को बता रहे थे। और इसी लोकप्रियता के कारण इन्होंने यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए ये सब किया है। लेकिन अब ये नहीं होगा और यात्रा फिर चालू होगी और उस यात्रा को हम बादस्तूर चलाएंगे।
यहां एक बात और बताएं कि कुछ लोगों के अंदर और ये खबर लॉन्च की जा रही थी इस तरह की कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं उसमें और नारायण राणे के अंदर कुछ मतभेद हैं जिसके कारण ये सब गिरफ्तारी हुई, वरना ये गिरफ्तारी ही ना होती। इस पर आपको बताएं, नारायण राणे ने खुद ही बोला प्रेस वार्ता में, उन्होंने कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस के जो भी उनके निर्देश हैं उसको पालन करूंगा। यानी उन्होंने एक स्पष्ट बता दिया कि राज्य की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस जो कहेंगे वो मैं फॉलो करूंगा, यानी राज्य में दखल अंदाजी उनकी नहीं रहेगी। और उन्होंने ये बताया कि मेरा मामला केंद्र का है, यानी पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का, और जो है भी एक्चुअल फैक्ट है, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो पूरा भारत है। और इसलिए उन्होंने इशारा भी किया कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या डीप इन्वॉल्वमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में उनका इंटरफेयर नहीं है। उसके लिए बीजेपी की तरफ से ये तय है पहले से ही कि वहां उनका जो मुख्यमंत्री का चेहरा है और बड़े लीडर के रूप में स्थापित हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस। अब पत्रकार वार्ता में खुले तौर पर उन्होंने जब ये स्वीकार किया है कि मैं देवेंद्र फडणवीस के निर्देशन में चलूंगा, वो मेरे मार्गदर्शन मंडल में है, जैसा मार्गदर्शन वो करेंगे वैसा मैं चलने वाला हूं, इसके बाद कोई शक और शुबा बचता नहीं है कि जो लोग ये कह रहे थे कि नारायण राणे ने जो बड़बोलापन है, जो बयान दिया है, वो हाईलाइट होने के लिए दिया है ताकि वो राजनीति में वहां आगे आ जाएं, इन सारी बातों को विराम लगाते हुए उन्होंने पत्रकार वार्ता में इसको क्लियर कर दिया कि कोई लोग इस तरह के भ्रम ना फैलाएं। बिल्कुल स्पष्ट बात है, केंद्रीय मंत्री है जो केंद्र का काम देखेगा, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए वो मुश्किलें जरूर अब खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा नारायण राणे को छेड़ा है। नारायण राणे ने कोई बयान दिया तो नारायण राणे ने पत्रकार वार्ता में बोला कि भाई उद्धव ठाकरे ने भी तो बीजेपी के जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और सीएम यूपी के हैं ये योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में भी अपमानजनक शब्द बोला था, और ऐसा अपमानजनक शब्द जैसा आज तक किसी ने किसी मुख्यमंत्री के बारे में बोला नहीं, कि मेरा मन करता है कि मैं चप्पल से मारूं। इस तरह की बातें किसी सीएम के लिए आज तक किसी ने नहीं बोली, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बोली। तो ये नारायण राणे ने कहा कि उस मामले में अगर मेरी एक जरा सी बात को लेकर एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई हुई तो क्या इस मामले में कानून काम करेगा। उन्होंने हाई कोर्ट की तारीफ की कि हाई कोर्ट ने जमानत दी है, वो मैं तारीफ करता हूं, लेकिन अब हाई कोर्ट और न्यायपालिका पर ये अब सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से नारायण राणे को जेल हुई केंद्रीय मंत्री होते हुए भी, न्यायपालिका के लोग जुड़े हुए ये कहते हैं कि आम आदमी की तरह ही अगर क्रिमिनल केस दायर है तो आम आदमी और एक केंद्रीय मंत्री में कोई फर्क नहीं है, कानून फर्क नहीं करता। तो जब केंद्रीय कानून में केंद्रीय मंत्री में कोई फर्क नहीं करता कानून, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, पूरा देश ये मांग करता है। तो अब देखना यह होगा कि अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। तीन एफआईआर दर्ज के लिए थाने में एप्लीकेशन दी गई हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर दी गई इन एप्लीकेशन को लेकर जो हाई कोर्ट है महाराष्ट्र की, क्या अब वो क्या कार्रवाई करेगी, ये देखने के लायक बात होगी। और अब इसमें न्यायपालिका क्या उद्धव ठाकरे को भी योगी आदित्यनाथ के बारे में अपशब्द बोलने को लेकर जेल भेजेगी, क्योंकि उन्होंने ना केवल एक मुख्यमंत्री का अपमान किया, योगी जी एक संत भी हैं, एक भगवाधारी हैं और एक महंत उस पीठ के हैं, गोरक्ष पीठ के, जिसके लाखों फॉलोवर देश में हैं। तो उन्होंने उस संत समाज का भी अपमान किया है। जो संत समाज गेरुआ वस्त्र पहनता है, उन्होंने उनको ढोंगी कहकर ये संत समाज का भी अपमान किया। यानी उनके ऊपर तो कई केस दर्ज होंगे, धार्मिक भावना आहत के, संत का निरादर करने के, और कई सारे केस अभी और बाकी हैं। हो सकता है आने वाले दिन में कोई उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की एफआईआर दर्ज हो, तो हम देखेंगे। कुल मिलाकर आपको बताएं तो जिस तरह का ये काम हुआ है ये गलत है, क्योंकि आप देखिए अभी तक हमने टीएमसी का ये गुंडों का काम देखा था पश्चिम बंगाल के अंदर, कि यदि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे
तो उसके गुंडे जाते थे, घर में पीटा, तोड़फोड़ करी, हमला कर दिया, बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर दिया, और यह सब होता था सरकार द्वारा प्रायोजित। पुलिस कुछ नहीं कहेगी, पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी, और वो टीएमसी के लोग बीजेपी वालों को मारते पीटते थे, बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ करते थे। ये हमने चुनाव के दौरान देखा, अभी भी पश्चिम बंगाल में ये जारी है। लेकिन महाराष्ट्र में ये पहली बार हुआ कि शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। हुआ यहां से शुरुआत है कि शिवसेना वालों ने बीजेपी के दफ्तर पे हमला किया, बीजेपी के जो लोग थे दफ्तर के अंदर और बाहर, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। तो स्वाभाविक है प्रतिक्रिया होगी, और इस प्रतिक्रिया के कारण आपस में जो चोट लगी है, यहां अब यह भी देखना है कि महाराष्ट्र की पुलिस किस तरह का काम करती है। क्या वो भी टीएमसी के पद चिन्हों पर ही चलेगी कि केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डालेगी और शिवसेना वालों को फौरी कार्रवाई करके छोड़ देगी? अब यह भी देखना होगा, क्योंकि इस मामले में बीजेपी के दफ्तर पे हमला हुआ है, इसको लेकर जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ, देखना होगा कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लोगों को ही पकड़ के पुलिस जेल में डाले और शिवसेना वालों के खिलाफ कुछ ना हो। बहरहाल ये बहुत गलत हुआ है राजनीति में कि एक दूसरे दल के लोग जो वर्षों तक साथ थे, आज वो एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और एक दूसरे को जेल में डालने के लिए उल्टे सीधे बयान का हवाला दे रहे हैं, जबकि बयान उद्धव ठाकरे का ज्यादा गंभीर है जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिया था बनिष्पत ये नारायण राणे के बयान के। नारायण राणे का जो बयान है वो उतना गंभीर नहीं है जितना उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध। अब देखना होगा कानून किसके पक्ष में काम करता है, या निष्पक्ष होकर वो सबको बराबर मानते हुए उद्धव ठाकरे को भी जेल में डालता है। वंदे मातरम।